मैं दीपक जाकर, व्याख्याता भूगोल, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी। हम बात कर रहे थे पशुचारण के बारे में। मनुष्य के व्यवसायों में पशुचारण पढ़ रहे थे। प्राचीन काल में मनुष्य आखेट, संग्रहण व पशुचारण करके अपना जीवन यापन करता था। मनुष्य जब पशुओं का शिकार करता था तो उसे लगा कि एक दिन ये नष्ट हो जाएंगे, तो पशुओं को पालने लगा। फिर हमने देखा कि पशुओं को चलवासी के स्थान पर व्यापारिक तरीके से, व्यापार की दृष्टि से पशुओं का पालन करने लगा। इसके साथ पशुपालन के साथ साथ मनुष्य जब अस्थायी रूप से रहने लगा, पशुओं को पालने लगा, अस्थायी रूप से रहने लगा, तो मनुष्य क्या करने लगा? कृषि कार्य भी करने लगा। आज हम पढ़ेंगे कृषि। क्या पढ़ेंगे? कृषि। मनुष्य प्रारंभ में कृषि कार्य है वो स्थान बदलकर, एक स्थान पर नहीं रहकर स्थान बदलकर कृषि कार्य करता था। हम सबसे पहले कृषि में पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि, जिसका नाम भी स्थान बदलकर कृषि करने के कारण पड़ा है। हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? वनों को काटकर, वनों को काटकर, जलाकर भूमि को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है। साफ करके कृषि कार्य किया जाता है। और जब 2 या 3 वर्ष बाद इस भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो इस स्थान को छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र नए सिरे पर जाकर इसी विधि द्वारा वनों को काटकर, जलाकर, भूमि को साफ करके जो कृषि कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि की मुख्य विशेषताएं देखो कहते हैं। विशेषता, पहली बात, ये प्राचीन कृषि, कृषि कार्य थे प्राचीन रूप, प्राचीन कृषि। दूसरी बात, इसमें भूधोत का आकार यानी खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो इस बात का तो आपको भी पता है कि वनों को काटकर या जलाकर कृषि कार्य किया जाता है तो खेतों का आकार छोटा ही होगा। संपूर्ण वन को तो काट कर या फिर वनों के विषय विस्तृत भूभाग को तो इनके द्वारा काटा नहीं जा सकता। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इनके द्वारा जो कृषि कार्य में औजार काम में रहते हैं, यंत्र काम में रहते हैं, वो क्या थे? प्राचीन थे, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े, इनका उपयोग भी किया जाता था। मुख्य इनमें क्या था? धान की फसल की जाती थी। किसकी फसल की जाती थी? धान की फसल। धान कहा गया चावल को, मुख्यतः चावल की फसल। इसके अलावा गेहूं, जो आपके मोटे अनाज हैं, दाल, बाजरा, इनका कार्य, इनकी कृषि भी की जाती है। इसके बाद इसके स्थानांतरित नाम से पता जाता है कि इसकी विशेषता ये भी बताती है कि इसमें वनों को साफ करके कृषि कार्य किया जाता है और 2-3 वर्ष बाद भूमि की उर्वरक क्षमता कम होने पर नए सिरे से इसी प्रक्रिया के तहत वनों को जलाकर, काट कर कार्य किया जाता है। इसका इसे कर्तन कृषि भी कहा जाता है, दहन कृषि भी कहा जाता है। ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। इस विशेषता के बाद हम बात करते हैं क्षेत्र की। इसकी बात करते हैं क्षेत्र की कि स्थानांतरित कृषि है ये विश्व के किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो क्षेत्र में आता है आपका अमेजन नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन व पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह।
कौन कौन से? अमेजन नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा, कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वह पूर्वी द्वीप समूह जिसमें इंडोनेशिया के आसपास का भाग, ब्रुनेई, न्यू गिनी तो द्वीप हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर क्या किया जाता है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को विश्व में हर एक स्थान पर इसका एक अलग ही नाम है। जैसे भारत के पूर्वी राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में जूमिंग कृषि को या स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। इसके बाद मध्य अमेरिका व मेक्सिको में, मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, मलेशिया व इंडोनेशिया आते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लद्दान के नाम से जाना जाता है। इस नाम से लद्दान के नाम से जाना जाता है। तो बताता है वियतनाम और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से जाना जाता है। यह थी अपनी स्थानांतरित कृषि। याद रह जाएगी किसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि? ऐसी कृषि जो वनों को काटकर या जलाकर की जाती है, वहां की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाने के बाद 2 या 3 वर्ष बाद तो उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया के तहत नए सिरे से दूसरे स्थान पर जाकर वनों को काटकर कृषि की जाती है। वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है? अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन व पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में की जाती है। इसे विश्व में अन्य नामों से जाना जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में इसे लद्दान कहा जाता है तथा वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि के बाद हम बात करते हैं आदिम अस्थायी कृषि। आदिम अस्थायी कृषि स्थानांतरणशील कृषि ने स्थानांतरित कृषि ने स्थानांतरित कृषि ने धीरे 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 अस्थायी रूप ग्रहण कर लिया। अस्थायी रूप ग्रहण कर दिया तो क्या कहलाएंगे? आदिम अस्थायी। तो इसे आदिम अस्थायी कृषि कहा जाने लगा। क्या हुआ? स्थानांतरित कृषि ने जब धीरे धीरे अस्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? आदिम अस्थायी कृषि के नाम से जाने लगा। इसकी विशेषताएं देखो। विशेषता क्या है? पहली है भूमि को साफ करके, भूमि को साफ करके मिट्टी जोतकर यह कृषि
की जाती है। पहले क्या है, भूमि को साफ करके मिट्टी जोतकर एक कृषि कार्य किया जाता है। मिट्टी को ढंग से जोतकर, मिट्टी को ढंग से जोतकर एक कृषि कार्य किया जाता है। दूसरी बात, उपलब्ध जल संसाधनों, उपलब्ध जल संसाधनों से सिंचाई का कार्य किया जाता है। उपलब्ध जल संसाधनों से सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद तीसरी बात, इसमें कृषि के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि के, ऐसे लिखो, उत्पादन में वृद्धि के कारण, उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषि के साथ अन्य व्यवसाय, कृषि के साथ अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं। कृषि के साथ अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है, कृषि के साथ अन्य व्यवसाय में मुख्यतः कौन सा कहता है, कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। क्या कहा जाता है, पशुपालन किया जाता है। उसके बाद पशुओं को खेत जोतने व परिवहन के रूप में काम लेते हैं। खेत जोतने व परिवहन के रूप में काम लेते हैं। तो देखो क्या विशेषता है, भूमि को साफ करके मिट्टी जोतकर यह कृषि की जाती है। भूमि को साफ करके ढंग से मिट्टी जोतकर कृषि की जाती है। जैसे भी जल संसाधन उपलब्ध होते हैं उनसे सिंचाई का कार्य किया जाता है। आर्थिक स्थायी कृषि के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, जैसे जैसे स्थायित्व आया, उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कृषि के साथ अन्य व्यवसाय किए जाने लगे। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की, जीवन निर्वाह की, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जो अनाज बचने लगा उसे वह बेचने लगा, निर्यात करने लगा, तथा उसके साथ कृषि के साथ साथ क्या करने लगा, वह पशुपालन भी करने लगा। अब पशुपालन कृषि के साथ क्या था, इन पशुओं से भी कुछ न कुछ काम तो करवाएगा। तो इन पशुओं से क्या है, खेत जोतने का काम करने लगा, पर परिवहन के साधन के रूप में इनको काम में लेने लगा। इसके बाद इसका क्षेत्र आता है। इसके बाद क्या आता है, इसका क्षेत्र। आदिम स्थायी कृषि है ये उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया व इंडोनेशिया, एवं मध्य इंडीज के क्षेत्रों में की जाती है। आगे जाती है उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया व इंडोनेशिया एवं मध्य इंडीज के क्षेत्रों में आदिम स्थायी कृषि का कार्य किया जाता है। इसके बाद अपने आती है जीवन निर्वाह कृषि। तीसरी कृषि कौन सी आती है, जीवन निर्वाह कृषि। तो जब आदिम स्थायी कृषि ने मनुष्य की भोजन संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया, तो उसे क्या कहा गया, जीवन निर्वाह कृषि। भोजन
की आवश्यकता के साथ साथ जब कृषि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी तो इसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाने लगा। कृषि कहा जाने लगा। क्या है? भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ जब कृषि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी तो इस कृषि को क्या कहा जाने लगा? जीवन निर्वाह कृषि कहा जाने लगा। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता, पहली विशेषता, ये कृषि का अस्थायी रूप है। ये क्या है? कृषि का अस्थायी रूप है। अनुकूलतम स्थानों तक ये कृषि की जाती है। दूसरी जीवन निर्वाह की जो दूसरी कृषि है, जो दूसरी विशेषता है, भूमि पर जनसंख्या दबाव के बढ़ने के कारण, भूमि पर जनसंख्या दबाव के बढ़ने के कारण कृषि गहनता, भूमि का या कृषि का भूमि का गहनता से उपयोग किया जाने लगा। उपयोगित किया जाने लगा। तीसरी बात, गहनता इतनी बढ़ गई कि एक साल में 2 से 3 बार फसलें पैदा की जाने लगी। फसलें पैदा की जाने लगी। दो, एक बार इनको पुनः देख लीजिए। ये कृषि का स्थायी रूप है। अनुकूलतम स्थानों पर कृषि की जाती है। भूमि पर जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण भूमि का गहनता से उपयोग किया जाने लगा। गहनता इतनी बढ़ गई कि एक साल में, एक वर्ष में एक स्थान पर 2-3 बार फसलों को पैदा किया जाने लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो यह है, इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों, रासायनिक खाद व उन्नत दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा। उन्नत बीजों, रासायनिक खाद व उन्नत दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद 5 है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ तथा फसल चक्र
से कृषि कार्य किया जाने लगा। फसल चक्र से कृषि कार्य किया जाने लगा। अब फसल चक्र आप जानते होंगे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ तथा फसल चक्र से कृषि कार्य किया जाने लगा। फसल चक्र फसलों को बदलकर, यानी कि एक साल अगर बाजरा बोया है तो आने वाले साल उसी भूमि पर मूंग, ग्वार या दूसरी फसल का बोना। अगर इस साल मूंग और ग्वार बोया तो वहां पर बाजरे की फसल बोना, यानी कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ तथा फसल चक्र से कृषि कार्य किया जाने लगा। सघन जनसंख्या के कारण, जनसंख्या क्या है? सघन, ज्यादा जनसंख्या होने के कारण सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्न फसलें, मुख्यतः खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। इसके बाद ये तो थी इनकी विशेषताएं। विशेषताओं के बाद जीवन निर्वाह कृषि की हम बात करते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। जीवन निर्वाह कृषि को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है चावल प्रधान, एक है नंबर 1 चावल प्रधान निर्वहन कृषि, तो दूसरा है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। पहली बात तो इसमें अब देखो दोनों ना रखने, चावल और गेहूं। चावल प्रधान निर्वहन कृषि, गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। चावल प्रधान निर्वहन कृषि है, ये कहां पर की जाती है? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, मध्य चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहां पर कौन सी कृषि की जाती है? चावल प्रधान कृषि की जाती है। इसके लिए चावल को आपको पता है, चावल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल के लिए क्या होती है? अधिक मात्रा में जल, यानी कि कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा में तो चावल उगाया ही नहीं जा सकता, किसी भी हालत में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। 100 सेंटीमीटर से अधिक उत्पादन, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए। इसके बाद इसकी मुख्य फसल कौन सी है? तो इसके नाम से पता चल रहा है, मुख्य फसल चावल प्रधान निर्वहन कृषि के अंदर कौन सी आती है? चावल आती है। गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि है, ये कहां पर? ये आपके भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत वर्षा क्या होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से कम। गेहूं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अधिक में गया जाता है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। कितनी? 100 सेंटीमीटर से कम। मुख्य फसल यहाँ चावल था, यहाँ मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं। तो यह था अपना जीवन निर्वाह कृषि। कृषि के अंतर्गत हमने आज 3 कृषि पढ़ी। स्थानांतरित कृषि, जब मनुष्य पशुओं को छोड़कर धीरे धीरे स्थान बदलकर कृषि कार्य करने लगा। स्थानांतरित कृषि ने धीरे धीरे अस्थायी रूप लिया, वो आदिम स्थायी कृषि कहलाई। और आदिम स्थायी कृषि से मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषि से होने लगी, तो उसे क्या कहा गया? जीवन निर्वाह कृषि कहा गया। और इन तीनों का हमने अध्ययन किया। और जीवन निर्वाह कृषि से भी आगे जब जीवन निर्वाह के अलावा मनुष्य इनसे व्यापार भी करने लगा, तो व्यापारिक कृषि है वो हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।